स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से युवाओं को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? स्वामी जी का जीवन विशेष रूप से जो आज हम उनके जन्मदिवस पे याद कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो उनका संस्मरण है वो है उनका अपनी आत्मविश्वास को परखो, अपने आत्मविश्वास के माध्यम से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। मैं समझता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा लेकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस है युवाओं में, और युवाओं का ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए स्वामी जी जो संदेश देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि टेक अप एन आइडिया एंड इवॉल्व दैट आइडिया इन योर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस, एंड ईच एंड एवरी नर्व, ईच एंड एवरी मसल, ईच एंड एवरी आर्टरी ऑफ योर्स should vibrate with that idea, or that idea should become your principle for 24 hours, and 24 hours don't think anything else except this idea. विचार को इतना सशक्त माना उन्होंने कि विचार के माध्यम से आदमी पॉजिटिव बन सकता है, विचार के माध्यम से आदमी नेगेटिव बन सकता है। जैसी वही बात जो श्री कृष्ण ने गीता में कही, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मे आत्मनो बंधु आत्मे रूपो आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है, विचारों के माध्यम से। तो इस शक्ति को स्वामी विवेकानंद ने पहचाना, अकेले चले गए अपने बलबूते, और थोड़ा बहुत मदद मिली भी होगी अगर मान लीजिए खिचड़ी के राजा से, तो भी अकेले अपने बलबूते उन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित किया, अपना आध्यात्मिक साम्राज्य। लोगों से पहचान करना, लोगों से दोस्ती करना, लोगों से मिलना, और उसके बाद अपने उद्बोधनों के द्वारा उद्बोधन की व्यवस्था खुद करना। कोई आज जब हम जाते हैं तो हमारे लेक्चर पहले से अरेंज हो जाते हैं, पर स्वामी विवेकानंद के लेक्चर उन्होंने खुद अरेंज किए। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो अत्यंतिक शक्ति थी, सामर्थ्य थी, जिसके माध्यम से वो औरों के ऊपर प्रभाव स्थापित कर सकते थे। तो आज युवाओं को सबसे बड़ा संदेश उनसे लेना चाहिए कि हम इस पूरे वर्ष अपने आप को आत्मविश्वास से सराबोर रखेंगे और कभी भी अपने मन को डिगने नहीं देंगे, कभी हिम्मत अपनी गिरने नहीं देंगे। बस सबसे बड़ा संदेश। युवाओं के विकास में प्रमुख बाधाएं क्या हैं? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बाधाएं हैं, एक तो सेंसुअल डिज़ायर्स जो इस समय आती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, संगति बनती है तो उसमें ये विवेक नहीं रहता कि ये सत्संगति है कि बुरी संगति है, और उसके माध्यम से वो लोग गड़बड़ा जाते हैं एट दी स्टार्टिंग स्टेप ऑफ द लाइफ। ये टीन्स जो है 13 से चालू हो जाता है, 13 से 19 तक टीन्स हैं, और उसके बाद इसी पीरियड में बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो ये जो संबंध होते हैं, संबंध होने के साथ साथ फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारी गड़बड़ियाँ चालू हो जाती हैं, तो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। ऊर्जा आने के बाद मन में शक्ति का संचार हो रहा था, तो उसके पहले ही युवा अपनी शक्ति को खो देता है। युवा अपनी शक्ति को पहचाने, और शक्ति को पहचान करके अपने ऊर्जा के स्रोतों को, अपनी शक्ति के स्रोतों को सेव करके रखे, सुरक्षित रखे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम इनके माध्यम से हो सकता है। और भी जो युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि पढ़ाई में मन लगाएं। कैसे मन लगाएं? ऐसे लगाएं जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्मरण शक्ति को सुदृढ़ बनाया राजयोग के माध्यम से। उनका जैसे 2 घंटे का राजयोग नहीं कर सकते तो 15 मिनट ध्यान करें, रोज़ नियमित रूप से ध्यान करें 15 मिनट, और 15 मिनट के ध्यान में केवल पॉजिटिव विचारों पे ध्यान करें। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, बार बार यही। नकारात्मकता को हम अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे, और हम हमेशा विधेयात्मक चिंतन करेंगे। अगर विधेयात्मक चिंतन करेगा युवा, तो मैं समझता हूँ कि वो युवा है। बाकी तो जितने नेगेटिव चिंतन करने वाले युवा हैं उनको मैं बूढ़ा कहता हूँ, मैं कहता हूँ वृद्ध हो गए। ये सबसे बड़ी बात है, इसको सोचना चाहिए कि हमेशा अच्छा सोचें, हमेशा भला सोचें, दूसरों का कल्याण सोचें। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, स्वामी जी ने ये वाक्य दिया, जो श्रुति का वाक्य, आत्मनो मोक्ष, अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए आपको जीना चाहिए। जितना भी आपका जीवन हो उसमें जगत का कल्याण जरूर छिपा हुआ हो। जगत का कल्याण होगा तो हमारे गुरुदेव का जो सिद्धांत है, आराधना में ही साधना छिपी पड़ी है। आराधना है ना समाज सेवा, समाज सेवा में सबसे बड़ा परमार्थ में सबसे बड़ा स्वार्थ है। वो स्वार्थ क्या है? आपका अपना विकास। आपका अपना विकास भी होता चलेगा और आपका समाज सेवा का लक्ष्य भी पूरा होता चलेगा। युवाओं के समग्र विकास के लिए आपकी क्या कार्य योजनाएं हैं? मैंने बड़ी विस्तृत कार्य योजना बनाई है कि
पूरे देश में हर ज़िले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में युवा मंडल खोलना, युवा जोड़ो अभियान, और इसके साथ साथ नशा मुक्ति का एक बहुत बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि नशा जो है उनके लिए सबसे बड़ा घातक होता है। बहुत जल्दी शराब के, बहुत जल्दी गुटखे और तंबाकू के और सिगरेट के, बीड़ी के, मॉडर्निज़्म के चक्कर में वो लोग वो हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो उसको कैसे उनसे मुक्त किया जाए। इसके अलावा अश्लील पोस्टरों के खिलाफ अभियान हम लोग चला रहे हैं। अश्लील पोस्टर जो हैं उसको युवा जलाएं और युवा जला करके उसकी होली मनाएं और एक रैली निकालें। ना युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। नारी अगर ऊंचा उठेगी तो युवा के माध्यम से ऊंचा उठेगी, युवा अगर ऊंचा उठेगा तो नारी के माध्यम से ऊंचा उठेगा, संस्कारों के माध्यम से ऊंचा उठेगा। तो माँ के रूप में नारी युवा को संस्कार देती है और बहन के रूप में नारी अपने भाई को संस्कार देती है, पत्नी के रूप में नारी अपने पति को संस्कार देती है। इन संस्कारों का जब तक संवर्धन होगा तब तक परिवार व्यवस्था भी बनी रहेगी, परिवार तंत्र मजबूत रहेगा और हमारे देश के जो युवा हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे। चरित्र का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, चरित्र बनना जो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्वाध्याय का क्रम चले, स्वाध्यायशीलता का महत्वपूर्ण माहौल बने। और इसके अलावा मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति के विभिन्न उदाहरण ढूंढ के खोजे जाएं, उसके ऊपर वार्तालाप चलें। तो इस साल सारे देश में वर्कशॉप चलेंगी, कार्य योजना के अंतर्गत सारे देश में कार्यशालाएँ चलेंगी और उसमें सारे युवाओं को लिया जाएगा, युवाओं के अध्यापकों को लिया जाएगा, अध्यापिकाओं को लिया जाएगा और उनके माध्यम से कोशिश की जाएगी कि हम जो करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के अनुरूप, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्रम है, कभी बंद नहीं होने वाला है, कंटिन्यूस चलने वाला है, कंटिन्यूस चलने वाला है। 2016 में ही समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है, हम ये युवा सशक्तिकरण को 10 साल तक चलाते रहेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी विस्तृत कार्य योजना दी है जिस पर एक संपादकीय अप्रैल के अंक में आएगा और उसके बाद हर महीने 2-2 लेख युवा सशक्तिकरण के ऊपर, युवा जागरण के ऊपर, युवा क्रांति वर्ष के ऊपर हर महीने 2-2 लेख अखंड ज्योति में आएंगे, जिससे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपकी दृष्टि में आदर्श युवा कैसा होना चाहिए? मैं समझता हूँ युवा का मतलब है एक वायु की गति से तेज चलने वाला युवा, राम काज कीने बिना वही कहाँ विश्राम, कभी विश्राम की बात नहीं सोचने वाला, निरंतर उत्साह से भरा हुआ, लबालब बिल्कुल, कहीं कभी निरुत्साहिता का नाम भी ना हो, नेगेटिविटी का नाम भी ना हो और हमेशा एक पॉजिटिव चिंतन के माध्यम से अपनी प्लानिंग बना के चलने वाला। प्लानिंग 4 आदर्श हैं जिनके माध्यम से हम युवा को कह सकते हैं कि युवा अपनी प्रतिभा को जगा सकता है। एक बात प्रतिभा को भी हम समझ लें, प्रतिभा जो है इतनी बड़ी चीज़ है, भगवान अगर किसी को देता है तो प्रतिभा ही देता है। भगवान किसी को पैसा नहीं देता, अनुदान नहीं देता, किसी को दर्शन नहीं देता, भगवान केवल प्रतिभा के माध्यम से प्रकट होता है आदमी के अंदर। युवा के अंदर प्रकट होने के लिए तैयार है वो। 4 चीज़ें हैं। पहला है क्षमता का अभिवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग योर ओन कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी पात्रता को बढ़ाओ, पात्रता का संवर्धन करो, अपनी पात्रता को इतना बढ़ा लो, इतना विकसित कर लो कि तुम्हारे अंदर सब कुछ समाता चला जाए, चाहे स्मरण शक्ति हो, चाहे वो शरीर की शक्ति हो। ज़्यादा से ज़्यादा योग में विश्वास रखें, बजाय जिम वगैरह के। योग में मॉर्निंग में जितना भी ज़्यादा हो सकता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, वॉक करें और स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आत्मबल भी बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले शक्ति संवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग। नंबर 2 जो दूसरी बात है मैं समझता हूँ 4 में से, वो है अपनी पर्सनैलिटी को रिफ़ाइन करना, रिफाइनिंग द पर्सनैलिटी, क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सनैलिटी। जितनी भी प्रसन्नता है, दूसरों का साथ देना है, हाँ सरल सहज स्वभाव बनाए रखना है और पारदर्शी चिंतन हो, ये जितने गुण हैं इन गुणों का सब अभिवर्धन। स्मरण शक्ति है, इसको बढ़ाते चलना, जिससे भी बात करो ऐसा बात करो जैसे पहले तुम उससे कई बार मिल चुके हो। ये जो गुण हैं ये आदमी को श्रेष्ठतम बनाते हैं। तो दूसरा गुण जो है वो अगर हम उतार लें तो बहुत अच्छा होगा, अपनी रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का परिष्कार। और तीसरा जो गुण है वो है आपके अंदर एक मैनेजरल कैपेबिलिटी आना चाहिए, व्यवस्था बुद्धि का विकास होना चाहिए। आप युवा जो है आगे चलकर कहीं मैनेजर बनेंगे, नहीं मैनेजर बन पाए तो अपने ही मैनेजर बन जाओ, खुद के, अपने परिवार के, अपने
युवा मंडल के। मैनेजमेंट का मतलब होता है सारी की सारी इफ्स एंड बट्स एंड प्रॉस एंड कॉन्स पे चर्चा करते हुए कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है मेरे लिए, मेरे द्वारा उसको करने की मेरे अंदर सामर्थ्य है क्या, नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बस ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैं मैनेजरल कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मेरी व्यवस्था बुद्धि का विकास मैं कैसे कर सकता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यवस्था बुद्धि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। व्यवस्था बुद्धि यदि विकसित हो जाएगी तो आदमी एक अच्छा व्यवस्थापक हो जाएगा। और व्यवस्थापक वो नहीं होते जो हुक्म चलाते हैं, व्यवस्थापक वो होते हैं जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, मॉनिटरी मैनेजमेंट करते हैं, अपने सब चीज़ों को मैनेजमेंट करते हुए जीवन साधना को 24 घंटे करते हैं। फोर्थ है लर्निंग द लाइफ ऑफ लीडरशिप। लीडर कैसे चलते हैं, इसके लिए आप लीडर्स के उदाहरण लीजिए। अब्राहम लिंकन का उदाहरण देखिए, बिल गेट्स का उदाहरण देखिए, वॉरेन बफे का उदाहरण देखिए, आप जो जुकरबर्ग का उदाहरण देखिए। इन लोगों ने लीड किया, लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीड फ्रॉम द फ्रंट शहीद आजम भगत सिंह ने लीड किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उसी दिशा में चल रहे हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ जितनी होती हैं उसमें सबसे बड़ी होती है आत्मविश्वास, जो मैंने पहले ही कह दिया है, आत्मविश्वास ज़रूरी है। दूसरा होता है कि सबको साथ लेके चलना, सहगमन। एक व्यक्ति की, सबकी हर एक की महत्वाकांक्षाओं को सीमित सीमा में रखते हुए कैसे सब साथ साथ मिलकर चल सकते हैं, इन क्वालिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करना और जहाँ तक हो सके इन क्वालिटीज़ में अभिवृद्धि निरंतर करते रहना। क्या लीडरशिप जो है वो जब बढ़ती चली जाएगी तो हमारे देश में ढेर सारे लीडर्स ऐसे डेवलप हो जाएंगे जो कि सही अर्थों में समाज को एक सही मार्गदर्शन दे सकें। हमें पंचायत के नेता नहीं चाहिए, हमें सरपंच नहीं चाहिए, हमें एमएलए नहीं चाहिए, हमें एमपी नहीं चाहिए, हमें मिनिस्टर नहीं चाहिए। हमें अच्छे युवा नेता चाहिए, अच्छे युवा लीडर चाहिए। और ये वो लोग ना हो जो एबीवीपी का और एनएससी इनका सबका नाम लेकर के और उसमें जाके भर्ती हो जाए, पार्टी में चले जाए। नहीं, पॉलिटिक्स तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन करती है। पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं, पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं, बल्कि समाज में इतनी अच्छी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। गायत्री परिवार अपने आप में ही 200-250 से ज़्यादा प्रवृत्तियाँ चला रहा है और 100 सूत्र योग निर्माण योजना चला रहा है। इनके माध्यम से जुड़ें और देखें कि लीडरशिप के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं और इसके लिए आगे चल के मार्गदर्शन लेते हुए भी काम कर सकते हैं और अपने सहयोगियों के साथ भी मार्गदर्शन गेन कर सकते हैं। उनके साथ बैठिए, मिलिए, बात करिए, बहुत सारे नए विचार आएंगे। नए विचारों को जन्म दीजिए, नए विचारों को इम्प्लीमेंट करिए, तो देखते देखते माहौल बनता चला जाएगा। साल भर यदि करेंगे, मैं समझता हूँ इस वर्ष युवा क्रांति वर्ष सफल होगा। और न केवल सफल होगा बल्कि इससे हमको नए युवा मिलेंगे जिनकी संख्या लाखों में हो सकती है पूरे देश में। वर्ष 2016 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का दिवस। इस वर्ष से हम लोग युवा क्रांति वर्ष मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो गायत्री परिवार के वो सभी सदस्य हैं जो उम्र से तो नहीं पर अपनी भावनाओं से, उमंग से, उत्साह से, उल्लास से युवा हैं, उन सबको हम लोग गायत्री परिवार की ओर से, शांति कुंज की ओर से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। मुझे याद आता है बहुत वर्षों पहले की वो घटना जब स्वामी विवेकानंद पहली बार अमेरिका गए। पहली बार जब अमेरिका गए तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, हम लोगों को क्यों बता रहे हैं, भारत में जाकर के क्यों नहीं बताते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत में जाकर के इसलिए नहीं बताते क्योंकि भारत की और यहाँ की कक्षाएं भिन्न हैं। भारत में अभी इंसान सोया हुआ है, तमस में है, जड़ता में है, निष्क्रियता में है, और उसका भी अपना समय आएगा जब उसके अंदर का अध्यात्म जागेगा, जब उसके अंदर की भारतीय संस्कृति जागेगी, और तब वो समय होगा जब मेरी शिक्षाओं को, मेरी बातों को उन्हें सुनाने की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ कि ये वर्ष वो वर्ष है जब हमें पूज्य गुरुदेव की शिक्षाओं को, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को, हर उन आदर्शों की शिक्षाओं को यहाँ पर सुनाने की आवश्यकता है जिनको कि आज का भारतीय युवा अपना आदर्श मान सकता है। क्योंकि यदि हम लोग देखें कि भारतीय संस्कृति के मूल में क्या तत्व है, यदि हम इस चीज़ को महसूस करना चाहें कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में क्या है, तो मुझे इकबाल की पंक्तियाँ याद आती हैं कि इकबाल ने कहा था कि यूनान मिस्र सारे सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो बात है हमारे अंदर,
कुछ तो खास बात है, विशेष बात है कि हूण यहाँ पर आए, शक यहाँ पर आए, मंगोल यहाँ पर आए, मुग़ल यहाँ पर आए, अंग्रेज यहाँ पर आए, सब आकर के चले गए, पर इस देश की संस्कृति को, इसके सांस्कृतिक गौरव को मिटा नहीं पाए। और मुझे लगता है कि जो खास बात है, जो विशेष बात है, वो भारतीय संस्कृति के मूल चिंतन में, उसके तत्व चिंतन में समाहित है, जिसको कि हम लोग अध्यात्म कहते हैं। यदि हम लोग भारतीय चिंतन से, भारतीय दर्शन से आध्यात्मिक सोच को विदा करना चाहें, यदि हम लोग एक दिन बैठ जाएं, हाथ में सारी किताबों को लेकर के भारतीय इतिहास अपने हाथ में रख लें और एक एक करके महापुरुषों के नामों को, आप्त पुरुषों के नामों को, आध्यात्मिक पुरुषों के नामों को हटाना शुरू करें। पूज्य गुरुदेव पैदा नहीं हुए हमारे यहाँ, कहीं और पैदा हुए थे। भगवान बुद्ध हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, भगवान राम हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, भगवान कृष्ण हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, पातंजलि हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, महावीर हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, सारे तीर्थंकर हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए, सिखों के सारे गुरु हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए। इन सबको यदि हम एक एक करके हटाना शुरू करें, आचार्य शंकर को हटाएं, सप्तऋषियों को हटाएं और फिर दुनिया से पूछें कि वो हमें क्यों जगत गुरु मानने को तैयार होती है, मैं समझता हूँ कि कोई भारत को जगत गुरु मानने को तैयार नहीं होगा। लोग भारत को टाटा बिरला की वजह से याद नहीं करते, बल्कि इस देश के सांस्कृतिक गौरव की वजह से याद करते हैं। इसलिए भारत को लोग आशा की दृष्टि से देखते हैं कि आदमी 2 कपड़े कम पहनता है पर समाज के उत्थान के विषय में सोचता है। ये जो इस देश की अद्भुत परंपरा है, वो इस देश की आध्यात्मिक सोच में सन्निहित है। और यदि हम इसको भुलाना शुरू कर दें, यदि हम अपने आध्यात्मिक सोच को मिटाना शुरू कर दें, यदि हम ऋषियों मुनियों के आप्त वचनों को हटाना शुरू कर दें, तो दोस्तों, न भारत बचेगा, न भारतीय संस्कृति बचेगी, न वो सांस्कृतिक गौरव बचेगा जिस पर आज हम लोग इतने गर्व से, गौरव से राज करते, नाज करते और फख्र करते नजर आते हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है, उसके मूल में अध्यात्म है, और अध्यात्म के मूल में उत्साह की भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना और सेवा की भावना है। हम लोग संस्कृत में कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब मनुष्य को हर प्राणी में वही परमात्मा, वही प्रभु नजर आने लग जाते हैं, तो उसके चिंतन से स्वार्थ, कृपणता, लोभ, लालच, ये मेरा वो तेरा जैसी भावनाएं विदा हो जाती हैं। कल्पना करके देखिए कि आपका जो सबसे बुरे से बुरा शत्रु है, वो व्यक्ति जिसने आपको हटाने के लिए, मिटाने के लिए भरसक प्रयत्न किया हो, वो व्यक्ति भी आपके चिंतन में आपको भगवान का रूप नजर आता है, तो फिर आपके मन में कभी कृपणता जन्म नहीं ले सकती। फिर आपसे कोई निकृष्टता का, क्षुद्रता का, संकीर्णता का कार्य नहीं हो सकता। और इसके पीछे जो भावना है, वो त्याग की भावना, बलिदान की भावना, देने की भावना, सेवा की भावना है। और ये अध्यात्म का मूल मंत्र है, अध्यात्म की मूल सोच है। दुर्भाग्य से आज की तारीख में हमने अध्यात्म का अर्थ मांगने से लगा लिया। अध्यात्म का मांगने से या पाने से कहीं दूर दूर तक लेना नहीं है, देना नहीं है। अध्यात्म का सरोकार देने से है। यदि हम लोग आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं, तो सिर्फ एक प्रश्न मेरी निष्ठा को सत्य बताने के लिए काफ़ी है कि मैंने समाज को अच्छा बनाने के लिए क्या किया, मैंने श्रेष्ठ आचरणों को जीवन में उतारने के लिए क्या किया, मैंने उत्कृष्ट परंपराओं को स्थापित करने के लिए क्या किया, मैंने दुखी पीड़ितों का कष्ट भुलाने के लिए क्या किया। यदि मैं ये कर पाने में समर्थ हो पाया, तो फिर हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि हमारे चिंतन में आध्यात्मिक सोच आ गई। और इस आध्यात्मिक सोच को इस वर्ष युवाओं के अंदर लाने की आवश्यकता है। हम समाज से क्या मांग सकते हैं, प्रश्न ये नहीं है। राष्ट्र हमें क्या दे सकता है, प्रश्न ये नहीं है। संस्कृति हमें क्या दे सकती है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। गुरुदेव कहा करते थे कि भगवान ने हमें क्या दिया ये मत पूछो, ये पूछो मैंने भगवान के लिए क्या किया। समाज ने हमें क्या दिया ये मत पूछो, ये पूछो मैंने समाज के लिए क्या किया। माता पिता ने हमें क्या दिया ये मत पूछो, ये पूछो मैंने माता पिता के लिए क्या किया। और ये वर्ष हमें अपने आप से यही पूछने का है कि हमने समाज के लिए क्या किया। बातें हमने बहुत कर ली, अच्छी बात है, पर हमने कर्म क्या किया। हम लोग बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे लें, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इतिहास में जिन लोगों को याद करते हैं, दधीची को, उनने कौन सा लेक्चर दिया था। केवट को याद करते हैं, उनने कौन सा कैम्ब्रिज से पीएचडी करी थी। गिलहरी को याद करते हैं, कंधे पर बालू उठा करके लाई थी समुद्र को पाटने के लिए, कौन सी जगह से वो पीएचडी लेकर के आई थी। कोई बड़ी बातों की आवश्यकता नहीं है, अच्छी सोच की, अच्छे चिंतन की, अच्छे समर्पण की आवश्यकता है। और मैं अपने युवा भाइयों से, बहनों से, गायत्री परिवार के विशेषकर युवाओं से, क्योंकि बाकी सारे संगठनों से हट करके अपना संगठन है, इसको गुरुदेव ने एक बड़ी भिन्न सोच के साथ और ऊंचे उद्देश्यों के साथ स्थापित किया है। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर सोए हुए हनुमान को जगाने की आवश्यकता है। उसको अपने अंदर उतर करके इस बात को दोबारा से झांकने की, तलाशने की आवश्यकता है कि हम लोग किन उद्देश्यों को लेकर के इस संगठन का हिस्सा बने थे, अंग बने थे। और ये समय अपने को यही याद दिलाने का है कि युवा होने का अर्थ
आध्यात्मिक सोच का अंग होना होता है। युवा होने का अर्थ इस सोच को अपने अंदर जन्म देना होता है कि हम लोग अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हैं महत्व का नहीं है, बल्कि ये प्रश्न महत्व का है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज को क्या दे पाने की स्थिति में है। यदि हम समाज को दे पाने की स्थिति में हैं दोस्तों, तो हमारा एक एक जीवन का एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक कण स्वर्ग की तरह से आनंद देने वाला बन जाता है। और मैं गायत्री परिवार की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव की ओर से, वंदनीय माता जी की ओर से, उन सारी दिव्य शक्तियों की ओर से जो हम सबके अनुग्रह संरक्षण का कार्य, मार्गदर्शन का कार्य जीवन के हर क्षण करती हैं, उनकी ओर से प्रत्येक व्यक्ति से यही आग्रह करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि ये समय हम लोग आत्मसमीक्षा में गुजारें और कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए गुजारें। हम लोग बड़े कार्यक्रम करते हैं, नहीं करते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम सही उद्देश्यों के साथ करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि हमारे जीवन का परिष्कार हो, हम लोग कल जैसे इंसान थे उससे आज बेहतर इंसान बन पाएं, और इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि उससे लोक मंगल हो, ये समाज कल जैसा था उससे कल बेहतर रहने के लिए स्थान बन पाए, तो हम सब का इस परिवार का अंग बन पाना सफल हो पाएगा। और भगवान करे कि इस युवा वर्ष में हमारे अंदर यही युवा भावना अंदर से लहलहाती हुई निकले, अंदर से उमंग लाती हुई निकले, कि हम जहाँ पर भी जाएं चिंगारी की तरह से आग को फैलाते हुए जाएं, गुरुदेव के विचारों को फैलाते हुए जाएं, स्वामी विवेकानंद की आशाएं जो इस देश के साथ राष्ट्रीयता की भावना के साथ थी उनको पहुंचाते हुए जाएं। यही हमें से प्रत्येक की जो इस शांति कुंज में उपस्थित है, नहीं उपस्थित है, गायत्री परिवार का सदस्य है, उसकी गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन से आशा है, अपेक्षा है, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।